हेलो एवरीवन। रिवाइज करना है हमें चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स। पर जब हम डायरेक्टर्स के प्रोविजंस की बात करते हैं ना, तो बेसिकली दे आर कंटेन्ड इन 3 चैप्टर्स 11, 12 एंड 13, है ना, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिवाइज क्या कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स विच इज कंटेन्ड इन चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब बिफोर वी एक्चुअली जंप टू द फर्स्ट सेक्शन, क्योंकि सेक्शंस क्या हैं, सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 172 तक हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में आते हैं। ठीक है, बट बिफोर वी एक्चुअली गो टू द फर्स्ट सेक्शन, सबसे पहली बात कि डायरेक्टर्स क्यों चाहिए हमें। डायरेक्टर्स क्यों चाहिए भाई? कंपनी को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स चाहिए, तो शेयर होल्डर्स भी तो है ना। तो शेयर होल्डर्स डोंट इंटरवीन इन द डे टू डे थिंग्स एंड बेसिकली वो तभी इंटरवीन करते हैं जब बोर्ड का कोई मैलिफाइड इंटेंशन हो, मतलब बोर्ड फ्रॉड कर रहा है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वही कुछ गलत कर रहे हैं, या वो इनकॉम्पिटेंट हो जाए, या फिर कोई डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए। डेडलॉक मतलब क्या होता है यार, कुछ लोग हैं एकदम स्टक हैं, देयर इज़ नो डिसीजन विच कैन बी टेकन। ठीक है, तो इन 3 सिचुएशन में ही सिर्फ शेयर होल्डर्स इंटरवीन करते हैं। शेयर होल्डर्स इंटरवेंशन आपको दिखेगा। अदरवाइज क्या है, कंपनी को मैनेज करने के लिए डिवाइड किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे पावर्स हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग के ऑफ कंपनी, एक्सेप्ट दोज पावर्स विच आर रिजर्व फॉर शेयर होल्डर्स। तो कुछ पावर्स हैं जो शेयर होल्डर्स के पास है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, डेलीगेट की हुई हैं बोर्ड को। ठीक है, तो बोर्ड क्या होता है, डायरेक्टर सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्टर इज somebody who is appointed to the board। और बोर्ड क्या होता है, कलेक्टिवली ऑल द डायरेक्टर्स आर कॉल्ड एज बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड और डायरेक्टर्स, ये सिनोनिमसली हम लोग यूज करते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब डायरेक्टर प्राइमा फेसी चाहिए ही क्यों भाई? क्योंकि कंपनी अपने लिए खुद डिसीजंस नहीं ले सकती यार। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ऑल दो सेपरेट आइडेंटिटी है कि कंपनी अलग ये अलग, बट आइडियली वो कोई डिसीजंस तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्टर चाहिए ही चाहिए। एंड सेक्शन 149 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये दी हुई है कि एवरी कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 1, 2 एंड 3 डायरेक्टर्स, 1, 2 और 3 डायरेक्टर्स, 1 फॉर ओपीसी, 2 फॉर प्राइवेट एंड 3 फॉर पब्लिक, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। तो लॉ में भी लिखा है दैट यू मस्ट नीड एंड यू मस्ट हैव द डायरेक्टर्स। ओके, अब डायरेक्टर क्या कर रहा है भाई? डायरेक्टर कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है, आइडियली सर्वेंट नहीं होते हैं। एंड बट यू कैन बी द डायरेक्टर। नाउ द डायरेक्टर कौन बनता है उसके बारे में अभी हमें धीरे धीरे पढ़ना है, बट प्राइमा फेसी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन, कोई एकेडमिक ऐसा कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं भी हो तो भी आप कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, हमारे पास प्राइमा फेसी 2 तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, तो हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द वंस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी में पूरे टाइम काम करते हैं, अच्छी नॉलेज होती है, जैसे आपके पास एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते हैं, जिनके पास अपना एक्सपीरियंस होता है, इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव होता है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमारे। ठीक है, तो कंपनी के एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर में मीनिंग हम पढ़ते हैं सेक्शन 234 में, जो भी मैंने आपको बता दिया। क्यों ज़रूरत है फॉर मैनेजिंग कंपनी, एज वेल एज बिकॉज इट इज़ मैंडेटेड बाय लॉ। हु कैन बिकम somebody who is not disqualified, what do they do? There is a duty which is given in section 166, very important from exam perspective। क्या मिलता है इनको, सैलरी क्या मिलती है, इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ते हैं। कैटेगरीज हमारे पास बहुत तरीके के डायरेक्टर्स होंगे, आप अभी देखोगे। हाउ डू दे जॉइन, सेक्शन 152 में भी हम ये चीज़ें कुछ देखते हैं, एंड सेक्शन 160 में भी आप चीज़ें देखोगे। हाउ दे लीव, दे कैन रिजाइन, दे कैन बी रिमूव्ड और दे हैव टू वेकेट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पढ़नी है हमें। एंड वी स्टार्ट आवर रिविजन विद सेक्शन 149। ठीक है, सेक्शन 149 क्या बोलता है? सेक्शन 149 प्राइमा फेसी बोलता है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतने हैं और मैक्सिमम इतने हैं। मिनिमम कितने हैं? पब्लिक कंपनी 3, प्राइवेट कंपनी 2, ओपीसी 1। मैक्सिमम कितने हैं? 15 डायरेक्टर्स। पर इससे भी ज़्यादा आप अपॉइंट कर सकते हो ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। नाउ दिस अपर लिमिट ऑफ 15 इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है,
पर यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना होता है विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मतलब अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा है कि मैक्सिमम आपके 10 डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं, तो ऑल्दो कंपनीज एक्ट बोलता है कि 15 तक रख सकते हो, पर क्योंकि आपने इंटरनली ये रूल बनाया है कि हमारी कंपनी में मैक्सिमम 10 ही डायरेक्टर होंगे, इफ यू वांट टू चेंज दिस रूल यू हैव टू ऑल्टर योर आर्टिकल्स फर्स्ट। एंड हाउ डू यू ऑल्टर योर आर्टिकल्स? बाय पासिंग एसआर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक जनरल बात जो समझने वाली है कि डायरेक्टर्स को हम अपॉइंट करते हैं कैसे? इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। तो जितने भी डायरेक्टर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, इनको हम अपॉइंट कैसे करेंगे? इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बिकॉज इट इज़ एन ऑर्डिनरी बिजनेस एट एजीएम ऑल्सो दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, ठीक है। क्या हम किसी बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज अ बिग नो। फिर बात वही हो गई ना कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो अपने फैसले नहीं ले पा रही, इसके एक डायरेक्टर अपॉइंट करो जिसको अगेन आर्टिफिशियल पर्सन अपॉइंट कर दो, वो भी फैसले नहीं ले पा रहे, फिर कोई पर्सन चाहिए। तो इंडिविजुअल चाहिए यार, यहाँ पे क्या चाहिए हमें? इंडिविजुअल चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं कुछ प्रोवाइजोस, ठीक है। क्या? सबसे पहली चीज, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी में तो नहीं, पर कुछ कंपनीज। कौन सी? लिस्टेड पब्लिक विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर विद 300 करोड़ और मोर। तो लिस्टेड 100 300, लिस्टेड 100 300, लिस्टेड 100 300, ऐसी कंपनीज में एक वुमेन डायरेक्टर होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यार वुमेन डायरेक्टर ने बीच के टर्म में रिजाइन कर दिया कभी, या हमने निकाल दिया, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी इंटरमिटेंट वैकेंसी होगी, इंटरमिटेंट वैकेंसी इज बिटवीन द जनरल मीटिंग्स, जब वो टर्म फिक्स है जनरल मीटिंग पे वो टर्म रिटायर हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, बट इसके बीच में अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो दैट इज गोइंग टू बी फिल्ड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? इस वैकेंसी को फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर। जैसे हो सकता है ना कि आपकी बोर्ड मीटिंग हो गई, पर बोर्ड मीटिंग 10 ही दिन में हो गई, तो अभी इतनी जल्दी कैसे भर पाते? तो अभी 3 महीने का समय है ना, तो 3 महीने के अंदर अंदर कर लेना, या 3 महीने का समय बीत गया, अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग ही नहीं है, तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ठीक है, सो 3 months और बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आता है आपका रेसिडेंट डायरेक्टर का, विच इज मैंडेटरी इन एवरी कंपनी। तो नो मैटर आप छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, जो भी हो, आपका एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो एटलीस्ट रेसिडेंट हो। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कम से कम 182 डेज रहा हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ओके, वी ऑल्सो हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट विल रीड दिस लेटर, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मैम अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो वो डायरेक्टर कैसे बनेगा? तो डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहली चीज होती है दैट यू हैव टू बी एन इंडिविजुअल। आपको कंसेंट देनी पड़ती है, बिना कंसेंट के कोई आपको पकड़ के अपॉइंट नहीं कर सकता। आपके पास डिन होना चाहिए, आपको डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। या तो आपको बोर्ड वगैरह प्रपोज कर देंगे, या फिर आप अपना खुद कैंडिडेचर फाइल करते हो। तो सेक्शन 160 करके एक सेक्शन होता है, वहां पे हम इस बारे में पढ़ते हैं। आप जितने भी डायरेक्टर बनो, अलग अलग कंपनीज में बन सकते हो, पर एक लिमिट है, वो लिमिट दी हुई है सेक्शन 165 में, विच इज मैक्सिमम 20। तो आप 20 डायरेक्टरशिप से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अपना डिस्क्लोज करते हो इंटरेस्ट एंड ऑल दैट, जो हम अगले चैप्टर अभी नहीं पढ़ेंगे, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कुछ जो डायरेक्टर बनने के लिए होने ही होने चाहिए। अब हम मूव करते हैं सेक्शन 152 पे। सेक्शन 152 क्या बोलता है? सेक्शन 152 बोलता है कि कोई भी बंदा डिन के बिना अपॉइंट नहीं होगा, हर अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, आपको कंसेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो चीज़ें मैम अभी अभी आपने बता दी। अब आता है सबसे पहले सेक्शन 152(1) जो बात करता है फर्स्ट डायरेक्टर्स की। फर्स्ट डायरेक्टर्स की कंपनी बनी, हमें डे 1 डायरेक्टर चाहिए। ऑडिटर के लिए आप फिर भी इंतजार कर सकते हो, क्योंकि ऑडिटर का काम तब आएगा जब कुछ काम ही आएगा, पर काम तब आएगा जब डायरेक्टर आएगा।
डायरेक्टर के बिना तो कुछ भी मैनेज नहीं हो सकता ना, तो आपको डे वन फर्स्ट मिनट से डायरेक्टर चाहिए कंपनी में। तो डायरेक्टर, अब हम सोचे कंपनी बना लेंगे, फिर मेंबर्स को बुलाएंगे मीटिंग, और उसके बाद तो कैसे मीटिंग बुलाने के लिए भी तो डायरेक्टर चाहिए ना, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो यूजुअली क्या होता है, जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो आर्टिकल्स में ही लिखे हुए होते हैं, या फिर आर्टिकल्स में कोई मैनर लिख देते हैं कि जितने इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो अपॉइंट हो जाएंगे, या कुछ इनके सहमति से 2 डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे, कुछ भी आपने लिख दिया, ठीक है। तो या तो आपने आर्टिकल्स में लिख दिया नाम, या फिर आर्टिकल्स में मैनर लिख दी। अगर कुछ नहीं लिखा है तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, 4 सब्सक्राइबर हैं मान लेते हैं कंपनी में, एबीसी लिमिटेड, मिस्टर भोलू, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। तो एबीसी लिमिटेड तो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंडिविजुअल ही नहीं है। भोलू एक्स वाई, ये 3 क्या बन गए, डायरेक्टर्स बन गए, फर्स्ट डायरेक्टर्स बन गए। सो ऑल द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स विल बिकम फर्स्ट डायरेक्टर्स टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ओके, अब फर्स्ट डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ है, मैम वो कब तक डायरेक्टर रहेगा? टिल एनसुइंग जनरल मीटिंग ओनली। या तो फिर उसके बाद इन्हीं को हम रीअपॉइंट कर देंगे, या फिर हम किसी और को अपॉइंट करेंगे जिसने भी अपना कैंडिडेचर फाइल किया हो, या जिसको बोर्ड, जिसको प्रपोज करें, जिसको मेंबर्स बनाना चाहें। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? जनरल मीटिंग में ही, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दी एक्ट। ओके, सेक्शन 152 में ही हम बात करते हैं रोटेशन के बारे में, रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल का मतलब क्या है, एंड क्या हर किसी पे रोटेशन अप्लाई होता है? तो नहीं, हर कंपनी पे तो रोटेशन अप्लाई ही नहीं होता है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं, मतलब जैसे हमारी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी आपके आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं, मान लो तो हैं 10 है, 12 है, उसमें से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हटा दो। मान लेते हैं 12 में से 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्योंकि यूजुअली लिस्टेड कंपनी अगर है तो 1/3 होते हैं, तो मान लेते हैं 4 हटा दिए, बचे 8। इन 8 में से एटलीस्ट 2/3 क्या होंगे? रोटेशनल डायरेक्टर्स होंगे। जैसे आप कभी किसी को अपॉइंट कर रहे हो ना, मिस्टर एक्स हम आपको अपॉइंट कर रहे हो, तो आप उसको बताओगे भाई तुम रोटेशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो रहे हो या नॉन रोटेशनल की तरह, क्योंकि हम मैक्सिमम 1/3 को ही नॉन रोटेशनल बना सकते हैं, जिनका टेन्योर जैसे 5 साल के लिए अपॉइंट हुए तो 5 साल वो रहेंगे, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, पर तुम क्या होगे? यू विल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एजीएम। ठीक है, क्योंकि आप रोटेशनल डायरेक्टर हो। तो मान लेते हैं उन 8 में से, या टोटल 9 मान लेते हैं, तो 9 में से बहुत सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन, है ना। तो 9 में से 2/3 which is 6 directors will be rotational. इस 6 में से 1/3 that is 2. So minimum 2 directors at every AGM will retire. ठीक है, अब कई सिचुएशंस आ जाती है। कैसी कैसी सिचुएशन? एजीएम हुई ही नहीं, तो भी यार जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं वो निकल लेंगे ऑन द लास्ट डेट, एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड उस दिन। ठीक है, अगर एजीएम हुई तो आप तो रिटायर हो गए, अब आपकी जगह कौन आएगा? आप किसी और को ला सकते हो, आप इन्हीं को भी अपॉइंट कर सकते हो, रीअपॉइंट कर सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वैसे भी ये एक्स्ट्रा ही डायरेक्टर था, इतने डायरेक्टर्स की तो हमें जरूरत ही नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो है हमारी कंपनी में, सो यू कैन पास अ रेजोल्यूशन दैट आई डोंट वांट टू फिल द वैकेंसी। बट अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया तो एजीएम एडजर्न हो जाएगी, क्योंकि आप फैसला नहीं ले पाए। अगर वैकेंसी एडजर्न्ड एजीएम पे भी नहीं फिल हुई तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाता है ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अगर ऐसा ना हुआ हो कि पहले हमने रिटायरिंग डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए प्रपोजल डाला था पर मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो अगर वो साइलेंट है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो इट अमाउंट्स टू ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर एट एडजर्न्ड एजीएम। पहली एजीएम में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, पहली एजीएम में अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो वो एडजर्न होती है। ठीक है, तो इन केसेस में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। कब? जब वो डिस्क्वालिफाइड हो, उसने अपनी अनविलिंगनेस दी हो, उसका रेजोल्यूशन फेल हो गया हो, कॉन्ट्रवेंशन हो सेक्शन 162 का, या ORSR स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है फॉर हिज अपॉइंटमेंट। तो ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो, नाउ अब आती है बात
आई थिंक रोटेशन का पूरा कंसेप्ट याद आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, फिलिंग ऑफ वैकेंसी वगैरह भी। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कंसेंट की, तो कंसेंट वाला जो क्लॉज होता है दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने आपका डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो। ठीक है, और मैं ये रीअपॉइंटमेंट की बात करूँ, ठीक है, या रोटेशन की बात करूँ, तो दैट इज़ अगेन नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी प्लस इट्स सब्सिडियरी। तो अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी और जो सब्सिडियरी होती है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, रोटेशन और रीअपॉइंटमेंट वाली चीज़। ठीक है, नाउ वी कम टू सेक्शन 160। सेक्शन 160 का मतलब क्या है? एक अभी हमने केस देखा कि हमने फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, वो चल रहे थे, एजीएम आई, उनको हमने रीअपॉइंट कर दिया, वो चल रहे हैं, वो रीअपॉइंट हुए मे बी एज अ रोटेशनल डायरेक्टर, तो फिर वो रिटायर हुए, हम उनको फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो आइडियली वो कंपनी में घूम रहे हैं। बहुत सारे रिटायरिंग डायरेक्टर जो रीअपॉइंट हो रहे हैं वो कंपनी में घूम रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या इनके अलावा भी कोई कंपनी में आ सकता है और डायरेक्टर बन सकता है? येस, व्हाई नॉट? सो समबडी हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर कैन ऑल्सो बिकम अ डायरेक्टर। हाउ? तो भाई मेंबर, आप खुद को या किसी और पर्सन को प्रपोज कर सकते हो कि हम इसको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। नॉन मेंबर भी खुद को प्रपोज कर सकता है। ठीक है, अब वो अगर प्रपोज करेंगे तो, क्योंकि ऐसे तो हर कोई जा जाके प्रपोज करेगा, तो जस्ट टू स्क्रीन आउट एंड हैव दो सीरियस एप्लीकेशंस, आपको प्रपोज करना होता है अलोंग विद द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख। और डिपॉजिट आपका रिफंड होगा अगर आप इलेक्ट हो गए और डायरेक्टर बन गए, या फिर आपको वोट्स मिल गए मोर देन 25% इन योर फेवर। ठीक है, तो वो भी हो जाता है, मोर देन 25% अगर आपको वोट्स मिल गए तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। आप नोटिस देते हो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, और कंपनी क्या करेगी, नोटिस ऑफ कैंडिडेचर सबको भेज देगी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, वेबसाइट पे भी लगा देगी, सारे मेंबर्स को भेज दिया। मेंबर्स को अगर ठीक लगेगा तो बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो क्या करते हैं, ऐसे बंदे को अपॉइंट कर देते हैं। अब 3 लोगों को ये डिपॉजिट की जरूरत नहीं होती है। कौन 3? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनता है, या फिर जो पर्सन इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड और एनआरसी। ठीक है, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, नॉट एप्लीकेबल टू 100% गवर्नमेंट कंपनी और होली ओन सब्सिडियरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, एंड सेक्शन 8 जहां पे इलेक्शन बाय बैलेट होता है। ठीक है, ओके, नाउ ये था हमारा सेक्शन 160। ठीक है, अब आते हैं हम डिन पे। डिन के प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 153 से लेके 159 तक पूरे के पूरे डिन के हमारे प्रोविजंस हैं। ओके, अब डिन का मतलब क्या होता है? डिन क्या है? एक यूनिक सा नंबर है। किसको मिलता है? जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है उसको डिन ऑब्टेन करना मैंडेटरी है। जैसे अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो आप पैन के बिना नहीं कर सकते, वैसे आपको डायरेक्टर बनना है तो आप डिन के बिना नहीं कर सकते। अगर आपको वोट देना है आप वोटर आईडी के बिना नहीं दे सकते। तो अगर आपको वोट देना है तो यू हैव टू अप्लाई टू गेट दैट वोटर आईडी, है ना? तो डिन ही ऐसा एक यूनिक नंबर है जो कि दिया जाता है। कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? किसी भी इंडिविजुअल को जो डायरेक्टर बनना चाहता है। ठीक है, अगर आपके पास एलएलपी एक्ट के तहत डी पिन मिलता है टू डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो है तो वो भी डिन का काम करता है। ठीक है मैम, डिन हमें मिलेगा कैसे? तो भाई अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। कौन सी एप्लीकेशन? DIR 3 में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, सीजी उसको एग्जामिन करती है और आपको अलॉट कर देती है डिन। अगर लगा उनको कि आपकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट है तो आपको वो इंटीमेट करेगी, मेल भी भेजेगी और वेबसाइट के थ्रू भी करेगी। आप रेक्टिफाई कर लो अपना डिफेक्ट विद इन 15 डेज। रेक्टिफाई कर लिया, करेक्ट है तो अलॉट कर देगी, अभी भी डिफेक्टिव है तो रिजेक्ट कर देगी, नहीं रेक्टिफाई किया तो भी रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ओके। ये DIR 3 के साथ कुछ अटैचमेंट्स जाते हैं। ठीक है, जब हम पहले एक बात और याद रखो, जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, जब कंपनी हम बना रहे हैं तो कौन से फॉर्म यूज करके कंपनी बनाते हैं? स्पाइस प्लस, है ना? 3 डायरेक्टर्स का डिन उससे भी निकल आता है। मतलब अगर आप एक नए बंदे हो, आप कंपनी बना रहे हो और आपने 4 फ्रेंड्स ने मिलकर कंपनी बनाई है, अब आप सोच रहे हो कि यार इस कंपनी में तो मैं ही डायरेक्टर भी बनना चाहता हूं, मेरे पास तो डिन ही नहीं है। तो वो इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन में ही आपने अपने डिटेल्स भर ली एंड अप टू 3 डायरेक्टर्स प्रोस्पेक्टिव, अप टू 3 प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स, आपको डिन वहां से भी मिल जाएगा।
तो आइडियली हमारे पास 2 एप्लीकेशन है। अगर एक नई कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो तो स्पाइस प्लस के थ्रू भी मिल सकता है। अगर एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसके आप डायरेक्टर बन रहे हो तो DIR 3 फोटो लगती है, ID प्रूफ लगता है, रेसिडेंस प्रूफ लगता है, बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है जिस कंपनी में आपको प्रपोज किया जा रहा है। यू आर नॉट अपॉइंटेड येट बट बोर्ड प्रपोज करता है ना आपका कैंडिडेटर, तो जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है प्रपोजिंग योर कैंडिडेचर वो लगता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आपका अपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है अभी। दिन ऑब्टेन करने के लिए बताओ किस कंपनी में तुम्हें डायरेक्टर बनाने की बात चल रही है, तो वहां से लिख के आता है एंड साइन। ठीक है, ओके। नाउ जो भी आपको दिन मिलेगा यार जिंदगी में एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। मतलब अगर दिन मिल गया, अब आप 100 कंपनी में भी डायरेक्टर बनो, एट वंस तो नहीं बन सकते, एट वंस तो 20 की लिमिट है, बट ऐसे आप बनो तो आप वही दिन यूज करोगे हर जगह। ठीक है, सो ओनली वन दिन हैज टू बी इशूड एंड इट्स गोइंग टू बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम। आप दिन बताओगे कंपनी को, कंपनी बताएगी ROC को। जब भी चेंज होगा तो आप बताओगे एंड KYC करोगे। ठीक है, अब यार दिन मिला है तो दिन छिन भी सकता है ना, दिन छिन भी सकता है। कैसे मैम, दिन क्यों छिन जाएगा? तो दिन आपसे वापस लिया जा सकता है, या दिन के सरेंडर के केसेस होते हैं, ठीक है, या डीएक्टिवेशन। सो कैंसिलेशन, सरेंडर और डीएक्टिवेशन की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके दिन को कैंसिल या डीएक्टिवेट कर सकती है अगर आपका डुप्लीकेट दिन है, 2-2 दिन ऑब्टेन कर लिए। अगर पता चला कि यार दिन तो आपने फ्रॉड या गलत तरीके से ऑब्टेन किया, मतलब कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए, ठीक है, या फिर ऑब्टेन ही किया है कि हम तो कुछ धोखाधड़ी करेंगे। अगर उस बंदे की डेथ हो गई, अगर वो बंदा अनसाउंड माइंड का या इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या फिर एक केस आता है सरेंडर का। अब सरेंडर हम कैसे डिन करते हैं? यार मैंने डिन ले तो लिया था क्योंकि मुझे प्रपोज किया गया था कि तुमको हम अपॉइंट करेंगे एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। अब उस कंपनी के मेंबर्स को मैं पसंद नहीं आई, उन्होंने रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया और मुझे अपॉइंट नहीं किया। नाउ आई डोंट हैव एनी प्लान्स इन फ्यूचर ऑल्सो कि मैं डायरेक्टर बनूं, तो फालतू का डिन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने वो दिन सरेंडर कर दिया, अनयूज्ड दिन है वो। ठीक है, उस पर मैं कभी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हुई ही नहीं हूँ। तो अगर सरेंडर होता है तो ऐसी सिचुएशन में वो जो सरेंडर दिन हुआ है वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ओके, इज दैट ओके? चलो ठीक है। नाउ ये इंटीमेशन ऑफ चेंजेस वैसे मैंने आपको बता दिए, फिर भी कभी भी कोई भी चेंज होता है, DIR 6 है, आप इंटीमेट करते हो चेंजेस टू द कंपनी विद इन 15 days ऑफ चेंज। एंड उसके बाद कंपनी की भी ड्यूटी होती है कि वो इन्फॉर्म करते हैं चेंजेस टू द डिन सेल ऑफ MCA, एंड डिन सेल ऑफ MCA इंटीमेट कर देते हैं चेंजेस टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सेक्शन 165। एक पर्सन को मैक्सिमम कितनी डायरेक्टरशिप्स अलाउड है? 20। कितनी अलाउड है? 20, इंक्लूडिंग हिज ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स। ठीक है, अब 20 में भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन आता है कि अगर आप पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज में बन सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम क्या कर सकते हो? 10 पब्लिक कंपनीज में बन सकते हो। इनफैक्ट एक और कैच है जो कि बोलता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो उसको भी पब्लिक माना जाएगा। तो अगर आप किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हो विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो भाई आपकी पब्लिक कंपनी की डायरेक्टरशिप कहलाएगी। ठीक है, अब जो 20 की लिमिट है ना, उसमें डोरमेंट कंपनी वाली डायरेक्टरशिप एक्सक्लूड हो जाती है। सही है, ठीक है। कोई भी कंपनी स्पेसिफिकली बोल सकती है कि यार हम एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करें जो 20 जगह जाके डायरेक्टर बन रहा है, तो यार ये तो फिर कंपनी में बहुत इफेक्टिव वो ला ही नहीं पाएगा चीजें जो हमें चाहिए। तो हमने स्पेसिफिकली एक SR पास कर दिया और बोला कि हमारी कंपनी में जो डायरेक्टर रहेगा वो मैक्सिमम 5 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये एक्ट आई, मतलब जब ये सेक्शन आया, तो भाई बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जो 30-40 कंपनीज में बैठे हुए हैं डायरेक्टर बन के। तो आप चूज करो कि कौन सी डायरेक्टरशिप आपको कंटिन्यू करनी है और 1 साल के अंदर रिजाइन करके इंटीमेट कर दो ROC को। जब आप रेजिग्नेशन डिस्पैच कर दोगे तब से इफेक्टिव हो जाएगा, तब से आपकी चीज़ें कंप्लायंस में आ जाएंगी। ठीक है, नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स ये होती हैं सारी की सारी कंपनीज में। अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 20, पब्लिक में 10। ठीक है, एग्जिस्टिंग एक्सक्लूडिंग डायरेक्टरशिप्स इन
अब सेक्शन 8 कंपनी, अब सेक्शन 8 कंपनी क्या है, ऐसे इसमें एक्सक्लूजन नहीं लिखा है, बट जब आप नॉन एप्लीकेबिलिटी में जाओगे तो आपको दिखेगा इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी सेक्शन 165(1) अप्लाई ही नहीं करता है, तो हटा ही दो, ठीक है। चलो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, और उसके बाद पेनाल्टी है, पनिशमेंट है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 164, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट में तो कुछ खास लिखा ही हुआ नहीं है, ठीक है। सेक्शन 164 बताता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। डिसक्वालिफिकेशंस क्या है भाई, वो इंडिविजुअल जो डिसक्वालिफाइड है वो नहीं बन सकता है, वो इंडिविजुअल जो डिसक्वालिफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 164 और जिसने कंसेंट दी है, जिसके पास डिन है, वो डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। आपके पास शेयर्स हो या ना हो, इट डजंट मैटर, यू कैन स्टिल बी द डायरेक्टर। आपके पास कोई बढ़िया प्रोफेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो या ना हो, स्टिल यू कैन बी द डायरेक्टर, ठीक है। हाँ, कुछ भी अलग से नहीं दिया हुआ है। हाँ, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो भाई ये तो ग्राउंड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होते ही होते हैं। आप अपने प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ एडिशनल ग्राउंड भी लिख सकते हो। आप बोल सकते हो कि नहीं, हमारी कंपनी का डायरेक्टर, अगर आप 55 की एज अचीव कर लोगे तो आपको वेकेट करना है, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो आप ऐसे कुछ एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन डाल सकते हो। लाइकवाइज आप एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन भी डाल सकते हो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो। ये तो लगेगा ही लगेगा। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है सब पे लग रहा है, सारी तरीके की कंपनीज पे लग रहा है, ठीक है। अब क्या है डिस्क्वालिफिकेशन, पहले हम पढ़ेंगे 9 ग्राउंड्स ऑफ जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, देन 2 ग्राउंड्स ऑफ कंपनी स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन। तो टोटल 11 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला, कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड हम या आप उसको नहीं बोल रहे हैं कि तू पागल है क्या, नहीं। अनसाउंड माइंड कौन बोल रहा है, कॉम्पिटेंट कोर्ट बोल रहा है। दूसरा, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब वो इंसॉल्वेंसी के लिए पूरा प्रोसेस चला, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया, बट अभी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो अनडिस्चार्ज है। दूसरा और तीसरा, उसकी इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब उसने अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ठीक है, पर अभी पेंडिंग चल रही है, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। चौथा, ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कुछ उसने गलत काम किया है एंड ही हैज बीन फाउंड गिल्टी, कोर्ट ने उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है। मॉरल टर्पिट्यूड हो या ना हो, इससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। अब जब उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, दोषी पाया गया है, तो भाई उसको सजा मिलेगी। सजा कैसी मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट, जेल भेजा गया 6 महीने से कम, 6 महीने या उससे ज्यादा, 7 साल या उससे ज्यादा। 6 महीने से कम अगर गया है, 1 महीने चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। अगर 6 महीने से या उससे ज्यादा गया है तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मतलब जब कॉन्विक्ट हुआ तब से 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर 7 साल या उससे ज्यादा के लिए गया है, मतलब जुर्म इतना संगीन था, इतना मतलब सीरियस था, ऑफेंस था, that you're disqualified for life. You can never ever be or become a director in any company, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, कोर्ट या एनसीएलटी ने डिस्क्वालीफाई किया, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यार मैं अपॉइंट होने चाह रही हूँ एज अ डायरेक्टर एंड आई एम ऑल्सो एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अब मैं कंपनी के शेयर होल्डर भी हूँ एंड मैं डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाह रही हूँ। अब जब मैं डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होना चाह रही हूँ तो मैंने देखा कि यार इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर कंपनी ने मांगे थे पैसे। कैसे पैसे, शेयर मनी। कौन सा शेयर मनी, एक शेयर 10 रुपए का था, उस पर 5 रुपए एप्लीकेशन पे हमने दे दिया था, 5 रुपए पेंडिंग था। कंपनी ने कॉल मनी मांगी कि 2 महीने के अंदर अंदर पैसे दे दो। 2 महीने हो गए, मतलब लास्ट डेट फॉर पेमेंट निकल गई। उस लास्ट डेट के बाद से 6 महीने और बीत गए, अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए और मैं बनूंगी कंपनी के डायरेक्टर, नहीं नहीं नहीं, तो आई बिकम डिस्क्वालिफाइड। सो इफ a person has not paid calls and 6 months have elapsed from the last date of payment for call. नेक्स्ट है आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ऑफेंस अगर करते हैं पिछले 5 साल में तो डिस्क्वालीफाई होते हैं, ठीक है। आपके पास दिन ही नहीं है, डिस्क्वालीफाइड। आपकी डायरेक्टरशिप की लिमिट
एग्जॉस्ट हो चुकी है, डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो डिस्क्वालिफिकेशन अभी हमने 9 ग्राउंड्स पढ़े, ये हम कब चेक करते हैं? जब हम किसी को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। सो व्हेन वी वांट टू अपॉइंट, वी चेक कि यार तुम अनसाउंड माइंड के तो नहीं हो, तुमको नहीं अपॉइंट कर सकते, ये तो नहीं हो, इसमें से अगर कुछ भी है तो वी कांट अपॉइंट यू। ओके, अच्छा, अब आते हैं दो और ग्राउंड्स। सेक्शन 164(2) में दो और ग्राउंड्स हैं, वो है डिस्क्वालिफिकेशन बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। मतलब तुम एक ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हो जो कि डिफॉल्टिंग कंपनी है, सो यू बिकम डिस्क्वालिफाई। यहां पे थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज और समझने की जरूरत है। अगर मैं एक ऐसी कंपनी की डायरेक्टर हूं जिस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न 3 कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए नहीं फाइल किए हैं, या फिर डिपॉजिट्स को रीपे नहीं किया है, डिबेंचर्स को रीपे नहीं किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया पर पे नहीं किया, 1 साल या उससे ज्यादा हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी क्या है? एक डिफॉल्टिंग कंपनी। और क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी की डायरेक्टर हूं जिसमें इतना रायता फैला हुआ है एंड आई एम नॉट एबल टू मैनेज दिस, ऐसा नहीं है कि 1 साल डिफॉल्ट हो गया, भैया 3 साल से फाइलिंग नहीं हो रही है, एक साल से ऊपर हो चुका है, आपने लोगों के पैसे ड्यू हो चुके हैं, आप पैसे नहीं वापस कर रहे हो। तो अगर इनमें से कोई भी फेलियर है और मैं एक ऐसी कंपनी की डायरेक्टर हूं जो एक डिफॉल्टिंग कंपनी बन गई इस सेक्शन के तहत, then I become disqualified to be appointed as a director for next 5 years. For next 5 years. The catch here is, मैं 4 कंपनी में डायरेक्टर हूं, इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो मैं डिस्क्वालिफाई हो गई, अब मुझे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है एज अ डायरेक्टर फॉर 5 years। ठीक है, और ये जो 3 और कंपनीज में मैं डायरेक्टर हूं, इसमें मैं वेकेट करूंगी, मैं यहां से डायरेक्टरशिप निकल जाऊंगी, अब मैं सिर्फ इस कंपनी में डायरेक्टर बची हूं जिसमें मैंने रायता फैलाया है, मैं यहां से निकलूंगी नहीं। आई विल कंप्लीट द टेन्योर बट आई विल नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन दिस कंपनी ड्यूरिंग दैट 5 years। ठीक है, तो मतलब डिस्क्वालिफिकेशन क्या हुआ? डिस्क्वालिफिकेशन ये हुआ कि द पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर 5 years in any company or reappointed in the same company। Vacation क्या हुआ? You have to leave the office in all the other companies but not in the defaulting company। समझ में आई बात? ठीक है, अब यार कोई कंपनी है जो फाइलिंग वाइलिंग नहीं कर रही थी या फेलियर हो रहा था, मैंने अभी अभी वो कंपनी ज्वाइन की, मुझे पता चला अरे बाप रे ये सब क्या कर रहे हैं, इन्होंने तो 1 साल पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया था और कल की कल अगर डिविडेंड पे नहीं किया तो 1 साल पूरा हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? मैं तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी बिना बात के, बिकॉज आई विल देन बिकम द डायरेक्टर ऑफ अ डिफॉल्टिंग कंपनी। तो इट इज एन एग्जेम्पशन कि भाई अगर तुम एक नई डायरेक्टर हो तो you will not incur the disqualification for 6 months from the date of your appointment। ठीक है, so I hope section 162(4) क्लियर है। अब आता है section 167। अगर कोई भी ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन लग गया, इमीडिएटली निकल लो, पतली गली पकड़ो और निकल लो, यू कैन नॉट कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर। ठीक है, अगर आप लगातार 12 महीने के स्पैन में कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, 12 महीने है, 1 साल, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब आपने पहली बोर्ड मीटिंग स्किप की वहां से 12 महीने किसी भी बोर्ड मीटिंग में नहीं आए, निकल लो, अगेन यू कैन बी रीअपॉइंटेड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब आपको फिर से अपॉइंट किया जाएगा तो वो देखेंगे कि आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं हो, बिकॉज हम चेक करते हैं जब हम किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं तब हम सेक्शन 164 का डिस्क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, बट सेक्शन 167 ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन है, जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है वो कब निकलेगा कंपनी से, उसको इन सिचुएशंस में कंपनी से निकलना पड़ता है, वो डायरेक्टर की तरह नहीं कंटिन्यू कर सकता है अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया सेक्शन 184 के हिसाब से। मतलब सेक्शन 184 में आप समझ लो 2 डिस्क्लोजर आता है, ठीक है, कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो एंड यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट अटेंडिंग दैट। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं, तो अगर फेलियर हो रहा है तो यहाँ पे आप वेकेट करते हो। ठीक है, अब मैं और चीजें पहले बताती हूँ
ठीक है। अगर आप डिसक्वालिफाइड हो अंडर सेक्शन 164(2) तो आप सारी कंपनीज में वेकेट करोगे एक्सेप्ट द डिफॉल्टिंग। ये अभी अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने बता दी, ठीक है। अब अगर आपको एक्ट में हटाया गया है, मतलब सेक्शन 169 में आपको रिमूव कर दिया गया है, देन यू विल वेकेट, ठीक है। अगर आपको अपॉइंट किया गया था बिकॉज यू वर होल्डिंग सम अदर ऑफिस, जैसे आप कंपनी की होल्डिंग के एमडी थे इसलिए आप इस कंपनी के डायरेक्टर थे, अब आप वहां के एमडी नहीं रहे, यहां से भी निकलो, ठीक है। अब बचे हमारे पास दो पॉइंट्स जो आइडियली इसमें ऑलरेडी कवर्ड हैं पर यहां पे अलग से लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेकेशन डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आप वेकेट करोगे, नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 6 महीने की सजा मिल गई है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और नॉट, तो आप वेकेट करोगे, नहीं। इन दो सिचुएशन में 30 डेज तक आप वेकेट नहीं करते हो। उसके बाद अगर अपील फाइल कर दी है तो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होगी तब तक आप वेकेट नहीं करते हो। अपील डिस्पोज ऑफ हो गई, यू आर स्टिल टोल्ड एज गिल्टी, अगेन 7 डेज तक वेट करते हो। 7 डेज में अगर फर्दर अपील फाइल कर दी तो आप अभी भी वो क्या करते हो, वेकेट नहीं करते हो, ठीक है। सो जब तक अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती है तब तक यू डोंट वेकेट। दैट इज वाई यहाँ पे वेकेशन का ग्राउंड थोड़ा सा अलग है। गॉट इट? नाउ वी हैव द फाइन एंड अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स पे वेकेशन का ग्राउंड लग जाए तो जो प्रमोटर्स हैं वो स्टेप इन करते हैं और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं टू कॉल द जनरल मीटिंग, ताकि जनरल मीटिंग बुलाई जा सके और मेंबर्स एक्चुअली अपॉइंट कर सके डायरेक्टर्स को, ठीक है। अगर वो नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्राइवेट कंपनी मे प्रोवाइड एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये मैंने अपील आपको ऑलरेडी बता दी है, 7 दिन 30 दिन, राइट। चलो, नाउ वी मूव टू सेक्शन 161। फोर सेक्शन 161 आपका सेक्शन आना चाहिए, मतलब ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, उसके पहले हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, रिवाइज करेंगे। आई डोंट नो व्हाई दिस हैज बीन डिलीटेड। सेक्शन 166 में, ठीक है। अब क्या ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर होते हैं? ड्यूटीज, सबसे पहली बात भाई, जो डायरेक्टर्स होते हैं दे हैव टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनीज, दे शुड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखती जा रही हूँ, एक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि वो गुड फेथ में काम करते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, ठीक है। सो एक्ट इन गुड फेथ एंड इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ। तीसरा होता है कि वो जितनी भी अपनी ड्यूटीज़ करें दे शुड एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, है ना, इंडिपेंडेंट जजमेंट, स्किल। सो कैन आई जस्ट राइट, ओके, मे बी एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, आपको अपने आप को कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट कुछ और कंपनी का इंटरेस्ट कुछ और है। जैसे आप चाह रहे हो कि अरे यार ये डील हो जाए और कंपनी के हित से सोचें तो नहीं, शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन that conflicts with interest of the company, with the interest of
इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कोई भी अनड्यू गेन या एडवांटेज नहीं होना चाहिए, मतलब सीक्रेट प्रॉफिट वगैरह आपको नहीं कमाना है। एंड द डायरेक्टर शुड नॉट असाइन ऑफिस, राइट? सो नो अनड्यू गेन, नो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है कि आप अपने अधिकार को ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे अभी हम एक प्रोविज़न पढ़ेंगे विच इज़ द प्रोविज़न ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। मतलब अगर कोई डायरेक्टर है जो इंडिया के बाहर जा रहा है तो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है, बट क्या वो काम डायरेक्टर खुद कर सकता है? द आंसर इज़ अ बिग नो, यू कांट डू दैट। क्यों? क्योंकि आप तो ऑफिस अपना असाइन नहीं कर सकते हो, आप अपनी अधिकार और ड्यूटीज़ वगैरह किसी और को दे के नहीं जा सकते, ये पावर आपके पास है ही नहीं। ठीक है, सो ये कंपनीज एक्ट के तहत एक डायरेक्टर की ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी मूव टू सेक्शन 161। सेक्शन 161 में, अच्छा, जब हमने ड्यूटीज़ पढ़ी है ना, देयर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? The directors are liable to outsiders, the directors are liable to the company, the directors are liable to the shareholders, and the directors are also liable for statutory defaults. ठीक है, अब सबसे पहली बात, अगर हम आउटसाइडर्स की बात करते हैं तो डायरेक्टर कब थर्ड पार्टी को लायबल होंगे? जब वो ऐसा काम करे, जैसे अपने नाम पे काम कर लिया आपने तो आप लायबल हो जाते हो, जब आप अल्ट्रा वायर्स काम करते हो तो आप लायबल हो जाते हो, आपने फ्रॉड किया है तो आप लायबल हो जाते हो, इरेगुलर अलॉटमेंट है तो आप लायबल हो जाओगे, अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे तो आप लायबल हो जाओगे। कंपनी को आप कब लायबल होगे? जब आप नेग्लिजेंस दिखाओगे या अल्ट्रा वायर्स काम करोगे, ठीक है, या कोई इलीगल काम करोगे। शेयर होल्डर्स को आप कब लायबल होगे? अगेन जब आप नेग्लिजेंस दिखाओगे या उनका विश्वास, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में। ठीक है, व्हेन यू विल बी लायबल फॉर स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट, जैसे आपने फाइलिंग नहीं की तो भाई कंपनीज एक्ट में सेवरल पेनाल्टीज हैं जो डिस्क्राइब्ड है। तो ये 4 तरीके की लायबिलिटीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स करके अपने आप में एक टॉपिक है और वहां पे 4 चीजें आती हैं, लायबिलिटी टू द कंपनी, टू द शेयर होल्डर्स, टू द आउटसाइडर्स और थर्ड पार्टीज एंड स्टैट्यूटरी डिफॉल्ट्स। ठीक है, चलो इसके आगे हम बढ़ते हैं जब, तो हम पहुंचते हैं सेक्शन 161 में, विच टॉक्स अबाउट 4 थिंग्स अगेन। एडिशनल डायरेक्टर सबसे पहला, दूसरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर, तीसरा नॉमिनी डायरेक्टर और चौथा कैजुअल वैकेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशनल डायरेक्टर की। एडिशनल डायरेक्टर क्या कंपनी अपॉइंट कर सकती है? हु इज़ एन एडिशनल डायरेक्टर? यार कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया या लगता है कि नहीं काम करना है। इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड अपॉइंट कर लेता है और उसके बाद आगे वाली जनरल मीटिंग में उसको रेगुलराइज कर लेता है। ऐसे काम हो रहा है। तो एडिशनल डायरेक्टर वैसे कौन होता है? भैया चाहिए हमें, जनरल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते हैं तो अपॉइंट कर लिया हमने। पावर दी है किसको? बोर्ड को। कब दी है? आर्टिकल्स में। इफ देयर इज नो पावर इन द आर्टिकल्स देन टेबल एफ अप्लाइज। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो टेबल एफ अप्लाई हो जाता है और तो भी आपको पावर मिल जाती है। ठीक है, तो यू नीड पावर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल्स परमिट करते हैं कि हाँ हमने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी है कि वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो आप किसी भी ऐसे बंदे को हु इज नॉट फील्ड टू गेट अपॉइंटेड एट अ जनरल मीटिंग, मतलब ये जनरल मीटिंग हुई, यहां पे हमने प्रपोज किया था कि मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर दिया जाए, शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, इसी बंदे को हमने बोर्ड मीटिंग में एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दिया, नहीं कर सकते। सो आर्टिकल्स आप पावर दे सकते हो बोर्ड को कि वो अपॉइंट करे किसी भी ऐसे पर्सन को अदर देन द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग। ठीक है, तो आप अपॉइंट कर सकते हो। अब ये ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? इनका टेन्योर कितना होता है? जो आपकी एजीएम है या फिर लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, व्हिच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ओके। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अगेन पावर चाहिए। ये पावर 2 तरीके से आ सकती है, पहली आर्टिकल्स के थ्रू, दूसरी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके मेंबर्स पावर दे सकते हैं बोर्ड को। तो अगर ये पावर है, ठीक है, ये 2 सिचुएशन में आपको पावर मिलती है। अगर ये पावर है तो कोई भी डायरेक्टर अगर इंडिया के बाहर जाता है कम से कम 3 महीने के लिए, तो बोर्ड आप उनकी वैकेंसी को फिल कर सकते हो टेम्पररीली बाय अपॉइंटिंग समवन एल्स बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन।
ठीक है। आप ऐसे ही बंदे को अपॉइंट करोगे जो ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर नहीं है या ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। अब ये कब तक रहेगा? जब तक ओरिजिनल वाला डायरेक्टर वापस नहीं आ जाता। जैसे ही वो आएगा आप निकल लोगे, या फिर जब तक उसका टर्म नहीं खत्म हो जाता, जैसे इफ ही इज अपॉइंटेड फॉर मे बी 3 years, ठीक है, तो जब तक उसका टर्म खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप रहोगे। अगर उनका रिटायरमेंट होता है और ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होता है तो वो उनका होगा, आपका नहीं होगा, ठीक है। आप अपने डिसीजंस बिल्कुल ले सकते हो, आप अपनी ड्यूटीज अपनी लायबिलिटीज करोगे। आपको उनकी जगह अपॉइंट किया गया है, उनके बिहाफ पे नहीं अपॉइंट किया गया है कि आप उनसे पूछ पूछ के फैसले लेंगे, ठीक है। गॉट इट? ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है, अच्छा, नॉमिनी डायरेक्टर। तो नॉमिनी डायरेक्टर में क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर भाई कोई भी और डायरेक्टर की तरह ही होता है। जैसे अगर बैंक से हमने लोन लिया और बैंक ने कहा कि यार पता नहीं आप कैसे फैसले लेते हो, वी वांट समबडी फ्रॉम आर, मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करे, जो हमारे इंटरेस्ट का ध्यान रखे, हम ऐसे बंदे को आपके डायरेक्टर की तरह रखना चाहते हैं। तो अब उनका एग्रीमेंट होता है। नॉमिनी डायरेक्टर ऐसे ही नहीं आता है। नॉमिनी डायरेक्टर कैसे आता है? या तो लॉ बोले कि आपको अपॉइंट करना है तो करेंगे, या इनके बीच में एग्रीमेंट है तो करेंगे, या फिर गवर्नमेंट के केस में अगर गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है तो हमें अपॉइंट करना पड़ता है। तो ऐसे ही नहीं कर सकते। प्लस पहली ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन आर्टिकल्स में पावर चाहिए। तो आर्टिकल्स में अगर पावर है एंड आपका लॉ या एग्रीमेंट या गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग की वजह से बोर्ड चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, and that particular person is going to be the nominee director. nominee director आपके रिटायर नहीं होते हैं, ठीक है, आप उनको हटा भी नहीं सकते अंडर सेक्शन 169, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या है? सेक्शन 161(4). ओके, नाउ in the office of director appointed in general meeting ends, if the office of director appointed in general meeting ends। अब वो कैसे एंड हो सकता है? भाई डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो भाई तुमको तो छोड़ के जाना पड़ेगा। अब अचानक से बीच में क्या हो गया? वो छोड़ के चला गया। अब जो बाकी डायरेक्टर्स है ना, वो ये सोच सकते हैं यार हमारी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स हैं, एक अगर मर भी गया, मतलब बहुत दुख है हमें कि वो मर गया, बट हमारी कंपनी को क्या कुछ खास फर्क पड़ रहा है? हमारा काम तो आराम से चल जाएगा। सो देयर इज द कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मीन सडन हैपनिंग हुआ है, और जनरल मीटिंग पे होता तो हम अपॉइंट कर लेते क्योंकि उनका टर्म था 5 साल का। अगर टर्म था और 5 साल बाद वो ऐसा कुछ होता तो जनरल मीटिंग पे हुआ, फिर वो कैजुअल वैकेंसी नहीं होती, वो तो नॉर्मल वैकेंसी होती जो नॉर्मली फिल हो जाती। बट ये कैजुअलिटी है, सडन हैपनिंग है ना, बीच में हो रही है, ऐसा नॉर्मल कोर्स में नहीं हो रही है। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि नहीं यार हमको तो ये वैकेंसी भरनी ही नहीं है, मत भरिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आपको भरनी है, तो if you have the power in articles then by passing a board resolution you can fill this vacancy। but यहाँ पे articles में power plus board resolution plus OR चाहिए होता है। OR कैसा मैम? मतलब मेंबर्स भरते हैं क्या? ये तो पूरा का पूरा सेक्शन ही है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड। जनरल केस में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट मेंबर्स करते हैं, बट सेक्शन 161 में तो अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड हो रहा है ना। 4 केसेस जब बोर्ड को पावर मिल रही है कि तुम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, हाँ वो ही डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। बोर्ड में विल फिल दिस वैकेंसी, बट वो ऑफिस होल्ड करते हैं अप टू द टेन्योर। जैसे एक कोई डायरेक्टर था जो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 3 साल बाद वो मर गया, 2 साल रिमेनिंग टेन्योर है, तो ये जो बंदा अपॉइंट होगा बाय कैजुअल वैकेंसी ये 2 ही साल डायरेक्टर रहेगा। पर ये भी अप्रूवल चाहिए मेंबर्स का। मतलब आपने बोर्ड अपॉइंट तो कर दिया, उसके बाद जो भी जनरल मीटिंग आएगी वहां पे अप्रूवल चाहिए। सो वैकेंसी जो होती है इज फिल्ड बाय द बोर्ड in the meeting of the board but is subsequently approved by the members in immediate next general meeting। ठीक है, got it? okay, now section 162 ये याद नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि जब भी जनरल मीटिंग में कोई भी अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टर्स का, तो हर एक का अलग अलग रेजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। एक सिंगल रेजोल्यूशन से 2 अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 163,
ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है यार? कई बार ऐसा होता है कि जब डायरेक्टर्स को हम सिंपल मेजॉरिटी से अपॉइंट करते हैं तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत अनफेयर होता है। हमने एक कंसेप्ट देखा है एसएसडी का और एक कंसेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या फिर क्यूमुलेटिव वोटिंग या फिर अदरवाइज। देखो नॉर्मली जब हम वोट करते हैं ऐसे वोटिंग होगी, क्या मिस्टर एक्स को अपॉइंट करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, बाकी अगर ना भी बोल रहे हैं तो भी ये अपॉइंट हो गए। दूसरा आया नंबर, मिस्टर वाई को वोट करना है, ये मेजॉरिटी वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, वो चाहते हैं कि अपॉइंट हो जाए ताकि कोई तो आए ऐसा, पर ये नहीं हो पाएंगे। तो नॉर्मल वोटिंग सिस्टम में ये नहीं हो पाता है। बट अगर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम होता है, जैसे क्यूमुलेटिव वोट्स हैं, अब अगर 4 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है और आपके पास 40 शेयर्स हैं तो आपके पास 40 इंटू 4 80 वोट्स हो गए। आप ये 80 के 80 वोट सिर्फ एक बंदे को दे सकते हो। ठीक है। तो अब क्या है, 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, उनको जैसे करना है कैसे करो, आप फोकस करके अगर एक पे दे दोगे क्यूमुलेटिव वोटिंग के साथ या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे हमारा वोट्स वैसे भी होता है, इंडिया में वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कि वो आपका कोटा होता है, पूरा हो जाता है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो आप उस तरीके से अपॉइंटमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो क्या ये हर कंपनी में है? द आंसर इज नो। सबसे पहली बात, अगेन यहाँ पे आर्टिकल्स में पावर चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स में पावर चाहिए। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो क्या होगा, कम से कम 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होंगे, बाकी डायरेक्टर्स आपके नॉर्मली अपॉइंट हो सकते हैं। ये जो अपॉइंट होते हैं 3-3 साल के लिए वैसे होते हैं, once in every 3 years। ठीक है। इट्स नॉट एप्लीकेबल टू 100% गवर्नमेंट कंपनी, नॉट एप्लीकेबल टू सच सब्सिडियरी। ठीक है। और ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे इनको आप सेक्शन 169 में नहीं हटा सकते। आप एसएसडी को हटा सकते हो, इनको नहीं हटा सकते हो। ठीक है, इनको आप नहीं हटा सकते हो। ठीक है। सो इट सर्व्स अ वेरी गुड पर्पस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उनके स्टेक को, उनकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू सेक्शन 168। देखो डायरेक्टर अपॉइंट होता है फॉर अ सर्टेन टेन्योर। उसके पहले अगर उसको लगा कि नहीं यार कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या फिर कंपनी वैसे सपोर्ट नहीं कर रही है, कंपनी में गलत काम हो रहे हैं, बेकार में मैं लायबल हो जाऊंगा, आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी अगर ऐसा कंपनी वो डायरेक्टर को लगा तो क्या वो रिजाइन कर सकता है? द आंसर इज येस। डायरेक्टर आप रिजाइन कर सकते हो। द पॉइंट इज कब रिजाइन कर सकता है? जब उसको मन करे, जब उसको मन करे। अगर उसका टेन्योर खत्म हो गया तो भाई आपका टर्म खत्म हो गया, आपको रिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है। बट आपके टर्म खत्म होने से पहले इफ यू वांट टू वॉलंटरली लीव द कंपनी, नोबडी इज फोर्सिंग यू, नोबडी इज रिमूविंग यू, देन यू मे रिजाइन। ठीक है। आप कैसे रिजाइन करोगे? एक नोटिस दोगे इन राइटिंग, किसको? कंपनी को। ठीक है। तो बोर्ड को जब ये नोटिस मिलेगी तो बोर्ड इसको नोट करेंगे एंड वो इंटीमेट करेंगे आरओसी को। वो इंटीमेट करेंगे आरओसी को। कैसे? विद इन 30 डेज इन फॉर्म DIR 12 टू आरओसी। ठीक है। ओके। एंड ये जो हमारा रेजिग्नेशन होता है, दिस इज ऑल्सो लेड इन द इमीडिएट फॉलोइंग जनरल मीटिंग कि हाँ दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर हैज रिजाइंड। ठीक है। अब डायरेक्टर, क्योंकि आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हो हर चीज के लिए, तो आप भी चाहोगे कि यार मैंने देखो रिजाइन कर दिया, आई एम नो मोर कनेक्टेड विद दिस कंपनी, आप भी चाहोगे कि ये सबकी नॉलेज में आ जाए। तो आपको एक ऑप्शन दिया है दैट यू मे ऑल्सो विद इन 30 डेज इन DIR 11 एक कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन आप खुद भी आरओसी को दे सकते हो। प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है कि कंपनी आपको ये काम करना है, अपनी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करना है, आरओसी को इन्फॉर्म भी करना है। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, पर डायरेक्टर भी ये काम कर सकता है। ठीक है। अच्छा, रेजिग्नेशन हमने दिया, कब से रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा? रेजिग्नेशन टू बी इफेक्टिव लेटर ऑफ डेट ऑफ रिसीट और डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। आपने नोटिस आज दे दी पर उसमें लिखा है आई रिजाइन हियर बाय विद इफेक्ट फ्रॉम, कोई फ्यूचर डेट लिखी हुई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। आपने कोई डेट नहीं लिखी है, आपने जिस दिन दिया उस दिन से इफेक्टिव हो गया। कोई यहाँ पे एक्सेप्टेंस वाली चीज नहीं आती है कि नहीं नहीं हम तो तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तुम तो यहाँ से निकल लो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस वाली कोई भी चीज नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लो
जैसे मास बंक वाली चीज़ होती है ना, तो वैसे ही मास रेजिग्नेशन हो गया। तो सारे के सारे डायरेक्टर्स ने अगर रिजाइन कर दिया या वेकेट कर दिया तो कौन स्टेप इन करता है? ये हमने सेक्शन 167 में भी पढ़ा है। कौन स्टेप इन करता है? प्रमोटर। प्रमोटर अगर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो अपॉइंट करेंगे और वो बस उतने ही टेन्योर के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जब तक डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो जाते, ताकि जनरल मीटिंग को बुलाया जा सके, सब एजेंडा वगैरह देखा जा सके। दैट इज इट, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज द सेक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, भैया अब तो क्या है, हटाना चाह रहे हैं डायरेक्टर को। हमने अपॉइंट किया था कि तुम 5 साल तक यहां रहोगे, पर 3 साल बाद ही हम उसको हटाना चाह रहे हैं। वाई? ही हैज नॉट इवन कंप्लीटेड हिज टर्म येट। तो क्या हम उसे हटा सकते हैं? बिल्कुल हटाया जा सकता है, बट इट नीड्स सम अप्रूवल्स, ठीक है। तो कुछ अप्रूवल्स की जरूरत है। अगर मेंबर्स चाहते हैं हटाना तो मेंबर्स आप ऐसे ही नहीं हटा सकते, उसके लिए आपको स्पेशल नोटिस भेजनी पड़ती है। स्पेशल नोटिस का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, सेक्शन 115 में स्पेशल नोटिस का वर्ड है, उसमें दिया जाता है कि एलिजिबल आप होने चाहिए। एलिजिबल कौन होगा? Who will be eligible? The members who are holding 1% of voting power or paid up capital of 5 lakh, they are eligible, ठीक है। ये एलिजिबल होते हैं। तो इनको क्या करना है? दैट वी वांट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर डायरेक्टर। तो ये इंटेंशन कि हम ऐसा रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं आने वाली मीटिंग में जहां हम इस पर्टिकुलर पर्सन को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको ये क्या देना पड़ेगा? ये कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज स्पेशल नोटिस। ओके, वी हैव एन एंटायर प्रोसीजर बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। स्पेशल नोटिस कंपनी ने रिसीव की। अब जैसी कंपनी ने के पास मेंबर्स से आई, यार मेंबर्स का तो व्यू पॉइंट ये है कि इस डायरेक्टर को हटा दिया जाए, ऐसी नोटिस आई है कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी? इमीडिएटली ये नोटिस भेज देगी उस कंसर्न डायरेक्टर के पास कि भाई तुम देखो यार, तुम्हारे मेंबर्स तो एकदम नाराज हैं, तुमको कुछ कहना है, उनसे कुछ बात है तो तुम बताओ। तो वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन बनाएगा और कंपनी वो फॉरवर्ड कर देगी मेंबर्स को, ताकि मेंबर्स को व्यू पॉइंट पता चले डायरेक्टर का भी। सो कंपनी इज गोइंग टू सेंड दिस रिटन रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द मेंबर्स, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं भेज पाए, है ना, तो आप उसको रीड आउट कर देते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन इसका मिसयूज कर रहा है या एब्यूज कर रहा है, तो फिर ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं नहीं, कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है, ठीक है। तो ये भी चीज हो सकती है। ओके, सो नाउ आई विल स्ट्रक्चर इट। बोर्ड हटाना चाहता है अगर किसी भी डायरेक्टर को बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द बोर्ड इटसेल्फ, कि भैया आप तो ये काम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर अगर मेंबर्स हटाना चाहते हैं, यू नीड ऑल द अप्रूवल्स फ्रॉम द मेंबर्स। ओके, यू कैन नॉट रिमूव हिम द डायरेक्टर जस्ट लाइक दैट कि यार इसको हटाओ, ये तो हमें काम नहीं करने दे रहा है ठीक से, इसको हटाओ। नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू द रूट ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स अगर हटाना चाहते हैं तो एलिजिबल मेंबर जो कि ये है, स्पेशल नोटिस सेंड करके एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग टू द कंपनी, वो क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है। अब स्पेशल नोटिस किस किस केस में रिक्वायर्ड होती है? अगर आप हटाना चाहो तो, या फिर आप उनकी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहो तो दोनों सिचुएशन में, ठीक है। जैसे ही ये नोटिस आएगी उसकी एक कॉपी डायरेक्टर को भेज दी जाएगी, जो कि रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कंपनी को, जो फॉरवर्ड किया जाएगा कॉपी ऑफ नोटिस एंड द रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर जनरल मीटिंग। अगर भेज दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भेजा तो इट्स गोइंग टू बी रेड आउट एट द मीटिंग, ठीक है। जनरल मीटिंग होगी तो वहाँ पे ओरल रिप्रेजेंटेशन का भी मौका मिलेगा, एंड जस्ट बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अ डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड। डायरेक्टर को जब हटाया गया तो 2 सिचुएशन हो जाती है। मतलब सिचुएशन क्या हो गई? उसकी जगह खाली हो गई। अब जब उनकी जगह खाली हो गई है तो दिस पोजिशन और दिस वैकेंसी हैज टू बी फिल्ड, राइट, बिकॉज उनका टर्म 5 साल का था और बीच में उनकी पोजीशन खाली हो गई, बिकॉज ही हैज बीन रिमूव्ड। सो दिस इज अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी एंड कैन बी फिल्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। पर अगर स्पेशल नोटिस दी गई थी टू अपॉइंट समवन एल्स इन द जनरल मीटिंग, तो वहां पे उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ
अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, इफ ट्रिब्यूनल पासेस एन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी एग्रीव्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफेमेटरी मैटर, इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा लगता है कि यार जो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर ने दी है तो कंपनी की इमेज खराब कर रही है, लोगों को एक्यूज कर रही है अननेसेसरली, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिब्यूनल को अगर वो पर्सन एप्लीकेशन देगा तो ट्रिब्यूनल रोक देंगे कि नहीं, आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं, नो नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन इफ़ यू आर सीकिंग अननेसेसरी पब्लिसिटी और जस्ट ट्राइंग टू अब्यूज दैट पोजिशन। ठीक है। अच्छा, अब ट्रिब्यूनल ये भी बोल सकता है कि जो कंपनी की कॉस्ट है ऑन द एप्लीकेशन हैज टू बी पेड बाय द डायरेक्टर। फाइन। नाउ कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको हम हटा नहीं सकते, हु कैन नॉट बी रिमूव्ड? द डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल, आप उनको नहीं हटा सकते हो। The director who is appointed by proportional representation can't be removed under section 169. The nominee director can't be removed under section 169. An independent director, if he is serving his second term, तो उनके रिमूवल के लिए एसआर चाहिए रहता है, ओआर से नहीं हटा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बच्चे बोलते हैं मैम एसएसडी को भी तो नहीं हटा सकते, एसएसडी कैन बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 169। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है? ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला टॉपिक क्या है आपका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सेक्शन 149। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? हु आर लाइक एक्सपर्ट डायरेक्टर्स, नॉट कनेक्टेड टू द कंपनी, अनबायस्ड, फेयर, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं, ग्रेट जजमेंट दे हैव, ग्रेट एक्सपर्टीज, ग्रेट नॉलेज, ग्रेट एक्सपीरियंस, है ना, आते हैं और बहुत कुछ कंपनी को सिखाते हैं और बताते हैं, है ना। पर क्या हर कंपनी में ऐसा डायरेक्टर हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट भी नहीं है भाई। दो फ्रेंड्स अगर खोल के एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो लेट देम वर्क, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? वी डोंट नीड इट। दे हैव नॉट टेकन एनी वंस मनी, बहुत ज़्यादा लोन वोन भी उन्होंने नहीं लिया है, कुछ भी नहीं है, अपना काम कर रहे हैं अपनी स्पेस में, करने दो ना, जैसा करेंगे अच्छा बुरा कर लेंगे। ठीक है। पर जहाँ पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, बहुत हेवी लोन्स लिए हुए हैं, इतना इतना पैसा लगा हुआ है, उन कंपनीज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रांसपेरेंट मैनर में चीज़ें हों, फेयर मैनर में चीज़ें हों और बायस्ड ओपिनियंस कम लिए जाएं। राइट जैसे अगर ये मेरी कंपनी है और इसमें मेरे बहुत अच्छे शेयर्स हैं, तो मैं किसी भी तरीके से वो डिसीजन नहीं लूँगी जिससे ये शेयर प्राइस ड्रॉप हो जाए। वाई? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, आई एम फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। राइट, तो यही एक रीज़न है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम स्टॉक ऑप्शन भी नहीं देते हैं। ठीक है, विल कम टू दैट लेटर। ओके, अब कौन सी कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है? अगर आपकी एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो जितने भी आपके टोटल डायरेक्टर्स हैं उसमें से 1/3, एटलीस्ट 1/3 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि 9 डायरेक्टर्स हैं आपके टोटल जो आप अपॉइंट कर रहे हो, तो एटलीस्ट क्या होने चाहिए? 1/3, दैट इज 3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है। अब दूसरा आता है प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज। इसमें 3 तरीके की पब्लिक कंपनीज आती हैं। पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या लोन्स 50 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंपनीज को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होते हैं। नाउ दीज बोथ आर सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर ऑडिट कमिटी। तो सेक्शन 177 में हम देखते हैं यही सेम कंपनीज that is listed in these prescribed are also required to formulate and constitute audit committee. But audit committee का composition ये कहता है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर आपने ये डिसाइड किया कि हमारी ऑडिट कमिटी में 5 डायरेक्टर होंगे एंड यू आर अ पब्लिक कंपनी जिसका कि पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से, आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपने ऑडिट कमिटी बनाई और आपने बोला कि मेरी ऑडिट कमिटी में तो 5 डायरेक्टर्स होंगे, तो इसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब 3, है ना। तो यहाँ पे 3 आईडी की रिक्वायरमेंट हो गई। और ये सेक्शन तो बोलता है कि सिर्फ 2 आईडी रखो तो भी चलेगा, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो तो भी चलेगा। तो अब 3 मानेंगे या 2 मानेंगे? 3 मानेंगे। दैट इज व्हाट इज क्लैरिफाइड ओवर हियर कि भैया 2 लॉज अगर अलग अलग बात बोलते हैं तो आपको ऑडिट कमिटी वाले लॉ को भी कंप्लाई करना है, और इसको कंप्लाई तो ऑटोमेटिक, इसको कंप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों का कंप्लायंस हो ही जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ
आता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट, एंड दैट इज क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स लर्निंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, एक बात मैं उसके पहले और बता दूं, अगर हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है विच इज़ अ जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडियरी या डोरमेंट कंपनी, तो भाई आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब हम 1/3 कैलकुलेट करते हैं तो वो एक फ्रैक्शन आ जाता है, तो फ्रैक्शन को हम राउंड ऑफ कर देंगे एज 1। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यू आर अ डायरेक्टर इन फर्स्ट प्लेस, तो आपको कंसेंट चाहिए, देनी पड़ेगी, आपके पास डिन होना चाहिए, यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, यू शुड मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, योर नेम शुड बी देयर इन द डेटा बैंक, एंड इसके बाद जब आपको प्रपोज किया जाता है और मेंबर्स अप्रूव करते हैं बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, देन यू आर अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप भी रिजाइन कर सकते हो, जैसे रेजिग्नेशन होता है, आपको भी हटाया जा सकता है जैसे रिमूवल होता है, एंड आपका जो टेन्योर होता है ना ऑफ अपॉइंटमेंट, पहले 5 साल का, यू कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर 5 years बाय पासिंग एसआर। तो पहले 5 साल के लिए आप ओआर पास करके अपॉइंट होते हो, नेक्स्ट टर्म के लिए आप एसआर पास करके अपॉइंट होते हो, एंड इस टर्म में अगर आप सर्व कर रहे हो तो एसआर पास करके ही आपको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ओके मैम। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस? मतलब एक डायरेक्टर जो ये भी मीट करेगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। मतलब एक पर्सन जो पहले डायरेक्टर वाली चीजों को मीट करेगा और प्लस इसको भी मीट करेगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनता है। तो ये कौन है मैम? एमडी नहीं हो सकता है, डब्ल्यूटीडी नहीं हो सकता है, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता है। सो समबडी who is, or you can say a director other than MD, WTD or nominee director can be an independent director if he is a person of integrity, expertise and experience। अब हमारे आपके ओपिनियन में नहीं, बोर्ड के ओपिनियन में, इफ इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी तो बोर्ड की जगह हम मिनिस्ट्री को रीड करते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट आता है जो कि प्रमोटर नहीं होना चाहिए। किसका प्रमोटर नहीं होना चाहिए? कैश, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग। ठीक है, ओके। He should not also be related to promoter or director of cash। ठीक है, वो उससे भी रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रिलेटेड कौन होता है? रिलेटिव की डेफिनेशन वैसे मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जिसकी कोई पेक्यूनियरी रिलेशन नहीं होनी चाहिए। पेक्यूनियरी रिलेशन इज मॉनेटरी रिलेशन। मॉनेटरी रिलेशन मतलब क्या? हमारा पैसे का रिश्ता है। पैसे का रिश्ता कैसे होगा? मे बी मेरी बिल्डिंग है और आप उसमें अपनी कंपनी चला रहे हो, आप मुझे रेंट दे रहे हो, तो हमारा क्या है? मॉनेटरी रिलेशन है। ठीक है, अब आप मुझे इतना ज़्यादा रेंट दे रहे हो कि अगर मैं आपकी कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी और मैंने कुछ आपके में गलतियां निकाली या बोला आपने मेरा रेंट वेंट कुछ रोक दिया है, बंद कर दिया, मैं तो बहुत इफेक्ट हो जाऊंगी। मैं तो बहुत इफेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मतलब मेरी जो इनकम है ना 50% तो आपके रेंट से ही आती है। तो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? वही बोला गया है। तो एक बंदे की शुड नॉट बी अ पेक्यूनियरी रिलेशन विद दिस और प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश। ना करंट ईयर में, ना पिछले 2 साल में। आपकी पेक्यूनियरी रिलेशन अलाउड कितनी है? अगर मैं कंपनी से रेम्यूनरेशन ले रही हूं, बिकॉज आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैं रेम्यूनरेशन तो ले सकती हूँ, है ना? एग्जैक्टली तो वो तो मैं ले सकती हूँ, दैट इज एन एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर 10% ऑफ टोटल इनकम तक का हमारे बीच में पेक्यूनियरी रिलेशन है, वो अलाउड है। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ ये जो आपका डी क्लॉज आता है जिसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, ये है फॉर द रिलेटिव्स। तो अगर मुझे प्रपोज किया जा रहा है टू बी अपॉइंटेड एज द प्रोस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, देन माय रिलेटिव should not hold any security in cash, current year or 2 preceding financial years for an amount exceeding 50 lakh or 2% of paid up capital. मेरा relative should not hold. Can I hold? Well, for you, यहां पे आपका पॉइंट आता है, आप अपने सारे रिलेटिव के साथ मिला के भी 2% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होल्ड कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगा हुआ है। आपका रिलेटिव सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर सकता है इस अमाउंट से ज्यादा या 2% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा। ठीक है, और आप अपने रिलेटिव्स के साथ मिला के 2% से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं होल्ड कर सकते हो। ठीक है, ओके।
आपका रिलेटिव शुड नॉट बी इंडेटेड टू दीज कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग और प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कैश करंट ईयर टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. अच्छा, आपका रिलेटिव शुड नॉट हैव गिवन गारंटी टू कंपनी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडियरी और प्रमोटर ऑफ कैश और डायरेक्टर ऑफ एच करंट ईयर और प्रीसीडिंग टू फाइनेंशियल ईयर्स. अब गिवन गारंटी का मतलब क्या होता है? ये कंपनी है, ये आपका रिलेटिव है और ये कोई थर्ड पर्सन है. कंपनी ने इस थर्ड पर्सन को लोन दिया है और ये आपका जो रिलेटिव है ना, इसने फुदक फुदक के बोला है कि अगर ये लोन वापस नहीं करेगा मैं करूंगा. तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ है. तो कहीं ना कहीं आपका रिलेटिव जो है डायरेक्टली इंडेटेड नहीं है टू द कंपनी. द रिलेटिव डज नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू द कंपनी बट माइट हैव टू पे बिकॉज उसने गारंटी ली है. ठीक है, फॉर एन अमाउंट ऑफ 50 lakhs और मोर. ठीक है. एंड लास्ट, योर रिलेटिव शुड नॉट हैव एनी पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद कैश फॉर एन अमाउंट ऑफ 2% और मोर ऑफ टर्नओवर और टोटल इनकम. तो रिलेटिव के ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है. तो अगर आपका रिलेटिव इसमें से कुछ भी कर देगा तो यू बिकम डिस्क्वालिफाइड एंड यू डोंट मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज द रिस्ट्रिक्शन विच हैज बीन प्लेस्ड नॉट जस्ट ऑन द प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर बट ऑल्सो ऑन हिज रिलेटिव. तो यहां पे दोनों चीजें आ जा रही है. हु नीदर हिमसेल्फ नॉर हिज रिलेटिव. ना तो वो खुद कर सकता है ना उसका रिलेटिव कर सकता है. अगर दोनों में से किसी ने भी किया सो ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड एंड ही इज नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस एज गिवन अंडर सेक्शन 149(6). तो यार वो क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस मीट नहीं करेगा तो वो नहीं बन पाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. राइट. So who neither himself nor his relative holds the position of employee or KMP. ना तो अभी ना preceding 3 financial years में. अभी तक हम preceding 2 financial years देख रहे थे, है ना. यहाँ पे देखो पॉइंट्स में जहाँ पे भी था preceding 2 financial years, preceding 2 financial year, preceding 2 financial year. तो ये वाला जो हमारा पॉइंट था इसमें current +2 ऐसे याद करना पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस. ठीक है. अब जब हम आए हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 3. पिछले 3 साल में ना तो आप केएमपी रहे हो ना तो आप एम्प्लॉय रहे हो. इसमें अगर आपका रिलेटिव है तो वो पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रह सकता है. इन केस ऑफ रिलेटिव एम्प्लॉय 3 ईयर कंडीशन डजंट अप्लाई. तो अभी नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं होना चाहिए. पिछले 3 साल में अगर रिलेटिव था एम्प्लॉय तो चलेगा, केएमपी नहीं. ठीक है. ओके. नाउ ना तो आप ना आपका रिलेटिव पिछले 3 साल में एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर रहा है एक ऐसे फर्म में जो कि इस कंपनी का या इसकी होल्डिंग का या सब्सिडियरी का या एसोसिएट का ऑडिट फर्म है, कॉस्ट ऑडिट फर्म है, सीएस फर्म है या ऐसा लीगल फर्म है जिसकी 10% या उससे ज्यादा टोटल इनकम यहीं से आती हो. ठीक है. ओके मैम. थर्ड पॉइंट, ना तो आप ना आपका रिलेटिव, दैट इज आप लोग मिलके यू कांट होल्ड 2% और मोर ऑफ टोटल वोटिंग पावर. मतलब लेस देन 2% हो सकती है, 1.9% हो सकती है, 2% नहीं हो सकती है. ठीक है. आप या आपका रिलेटिव शुड नॉट बी सीईओ और डायरेक्टर ऑफ एनी एनपीओ जिसकी 25% या उससे ज्यादा रिसीट डायरेक्टर से, कंपनी या उसके प्रमोटर से या फिर उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट से आ रही हो या फिर वो ऐसा हो विच इज होल्डिंग 2% और मोर ऑफ वोटिंग पावर. ठीक है. एंड whoever is the prospective independent director, उसके पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए as prescribed. The question is, ma'am, what is prescribed? Prescribed बहुत छोटी सी चीज है, that you should have skill, experience and knowledge. किस फील्ड में? फाइनेंस हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, रिसर्च हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, आपके और कोई भी लाइन हो सकती है जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड या बिजनेस से रिलेटेड है. तो ये सब चीजें हो सकती हैं. ठीक है. ये सब चीजें क्या हो सकता है? हो सकती हैं. ओके फाइन. सो दिस इज अबाउट क्राइटेरिया ऑफ मीटिंग इंडिपेंडेंस. अब आते हैं और पॉइंट्स पे. भाई जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा उसकी ड्यूटी होती है कि वो डिक्लेरेशन दे. जैसे आप जब डायरेक्टर बनते हो तो आप डिक्लेरेशन देते हो दैट आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड,
I am serving as a director within the limit as given in the section 165. तो यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको डिक्लेरेशन देना है दैट येस आई एम मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि भाई सबको थोड़ी ना पता और इतना सब थोड़ी ना रिसर्च कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा रिलेटिव कौन कौन है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो शेयर्स होल्ड कर, तो यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन की चीज आती है, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या आपको देना है, दैट आई मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस। कब देना है, आप अपॉइंट हुए, द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग दैट यू अटेंड, वहां पे आपको ये देना होता है, और उसके बाद हर साल जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी वहां पे देना होगा, और तीसरी बात जब जब चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होगा तब देना होगा। मैम चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होगा तो मतलब हमारी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो गई? नहीं, अगर you fail to meet the criteria of independence then anyways you are not an independent director, है ना, तब तो आपको वेकेट करना पड़ेगा। पर कई बार ऐसा होता है जब सर्कमस्टांसेस बदले तो आपके ऊपर शक आ सकती है चीजें, है ना, कि यार आर यू स्टिल मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस? यस, यू हैव टू डिक्लेयर दैट आई एम यस स्टिल मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ओके, नाउ कंपनीज एक्ट में टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। जो शेड्यूल 4 है वो बात करता है फॉर एज कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको क्या करना चाहिए, यू शुड वर्क फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स, आपको इंटेग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, आपको बायस नहीं होना चाहिए। तो पूरी लंबी सी एक लिस्ट है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो हमें पढ़नी नहीं है। दैट्स द गुड न्यूज, राइट, एटलीस्ट नॉट हियर। आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ चीजें पढ़नी है बट नॉट हियर, ठीक है। तो ये बस याद रखना है कि हाँ शेड्यूल 4 में कोड दिया है वो फॉलो करना है, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया कि व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स गेट, भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सर्व कर रहे हैं, तो कुछ तो मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। आपको रिम्यूनरेशन मिल सकती है, आपको सिटिंग फीस मिलती है। एक्चुअली आई शुड नॉट बी राइटिंग हियर कि यू गेट रिम्यूनरेशन, यू गेट सिटिंग फीस, ठीक है। तो यहां से काट के अगर मैं सिटिंग फीस लिख दूं तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, ओके। ऑल्दो मिलती है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं है चीज, बट दिस इज गोइंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। सो यू गेट सिटिंग फीस। सिटिंग फीस का मतलब क्या है, सिटिंग फीस का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर आया, उसने मीटिंग अटेंड की है, उसके लिए उसको पे किया जा रहा है। भैया आके मीटिंग में बैठ रहे हो ना, तो उसी के लिए पे किया जा रहा है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। बट यहाँ पे समझने वाली और याद रखने वाली बात एक और है, विच इज नॉट एंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शन। अगर स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यू आर गेटिंग एन ऑप्शन कि आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो इन फ्यूचर एट अ रिड्यूस्ड और प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो एम्प्लॉयज क्या होता है, बड़े मोटिवेटेड होते हैं, यार 1 साल और रुक गए ना तो कंपनी के इतने शेयर्स मैं खरीद सकता हूँ कम प्राइस पे, इट्स गोइंग टू बी। तो आप हमेशा शेयर के प्राइस को बढ़ाने के लिए काम करते हो, बिकॉज यू गेट फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी। तो आपको स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया जाता बिकॉज यू हैव टू रिमेन अनबायस्ड, ठीक है। नाउ मैक्सिमम टर्म ऑफ 5 consecutive years, SR and disclosure in boards report required for reappointment। ये तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया था कि सेकंड टर्म में अपॉइंट करने के लिए SR चाहिए होता है, रिमूव करने के लिए भी SR चाहिए होता है, ठीक है। आप ऑफिस होल्ड नहीं करोगे फॉर मोर देन 2 consecutive terms, उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा जिसमें आप कंपनी के साथ किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं हो सकते हो, ठीक है। नो अपॉइंटमेंट, नो एसोसिएशन इज अलाउड ड्यूरिंग द 3 years, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है, ही इज नॉट लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली। उन एक्ट्स के लिए जहां पे उसकी नॉलेज में हुई हो और उसने कंसेंट दिया हो, या फिर जहां ही हैज नॉट एक्टेड डिलिजेंटली, सो इन ही केस में ही इज गोइंग टू बी लायबल। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यू आर अ नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, यू आर नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ठीक है। इतनी बात आई होप क्लियर है, ओके। नाउ comes another thing, and that is data bank, section 150। कोई भी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है जैसे अगर आपको ऑडिट कराना है तो आप किससे कराओगे, किसी से भी नहीं करा सकते। मेरे पास बहुत ज्यादा इमेंस नॉलेज है ऑडिट की, ठीक है, और मान लेते हैं कॉस्ट ऑडिट की, गजब की नॉलेज है मेरे पास कॉस्ट ऑडिट की, बट कैन आई डू दैट? नो, आई एम नॉट अ कॉस्ट ऑडिटर इन प्रैक्टिस। तो आपको उसी लिस्ट में से एक ऐसा इंसान निकालना पड़ेगा जो कॉस्ट ऑडिटर हो इन प्रैक्टिस एंड हु सूट्स योर रिक्वायरमेंट। वैसे ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, बहुत सारे लोग हो जिनके पास बहुत बेहतरीन नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, सब चीजें हो, बट आपको उस लिस्ट में से ऐसा बंदा निकालना पड़ेगा
जो लिस्ट गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है विच इज द डेटा बैंक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम नोटिफाई करेंगे एक कोई एंटिटी को जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा, क्रिएट करेगा डेटा बेस को, ठीक है, डेटा बैंक को, ठीक है। वो है IICA, ठीक है। वो मैंने वेबसाइट वगैरह भी आपको दिखाई दी क्लास में, है ना। अब होता क्या है भाई, ये लोग मेंटेन कर रहे हैं पूरा डेटा बैंक। मतलब इनके डेटा बैंक में आपको क्या मिलेगा, नाम मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, क्वालिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, उन लोगों का हु आर एलिजिबल एंड हु आर विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो कोई भी वो वेबसाइट से जाके उसमें से निकाल सकता है। बट हाउ कैन आई गेट माई सेल्फ एम्पैनल्ड और एनरोल्ड इन दैट डेटा बैंक? क्योंकि अगर मुझे करना है, अगर मुझे अपॉइंट होना है, तो मुझे एप्लीकेशन वगैरह कुछ तो देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो हर इंडिविजुअल, अगर ये रूल आया और आप एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे तो भी आपको अपना नाम इंक्लूड कराना पड़ेगा। कब? विद इन 13 मंथ्स यू हैव टू अप्लाई फॉर इंक्लूजन ऑफ योर नेम। अगर आपको कोई कंपनी अपॉइंट करना चाहती है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो तब तक नहीं कर पाएगी जब तक आपका नाम नहीं है। तो आप अप्लाई कर लो फॉर इंक्लूजन ऑफ योर नेम, और आप वॉलंटरली एम्प्लॉयमेंट योजना की तरह कि भाई मैं अप्लाई करके रखती हूँ, आपके पास दिन हो या ना हो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो, कि बाद में अगर कोई कंपनी सिलेक्ट करेगी, अप्रोच करेगी, तो दिन वगैरह अप्लाई कर लेंगे, क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस उस कंपनी के साथ चेक कर लेंगे और उसके बाद अपॉइंट हो जाएंगे। तो बिफोर अपॉइंटमेंट इन दीज केसेस यू हैव टू अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट कि हमारा नाम इंक्लूड कर दिया जाए। आपका नाम इंक्लूड कितने टाइम के लिए किया जाएगा, डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन, 1 ईयर, 5 ईयर, लाइफ टाइम, ठीक है। अलग अलग फीस के साथ हैं चीजें, ठीक है। नाउ अब जब आपका नाम आता है तो 2 साल के अंदर अंदर एक प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना होता है, ठीक है, करना है, और उसमें 50% लेके आना है, ठीक है। जब आपका अगर नहीं लाएंगे तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। जब आपका टेन्योर एक्सपायर हो जाता है तो यू कैन ऑल्सो फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल। नाउ कुछ लोग हैं हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टेस्ट। कौन से ऐसे लोग हैं? इफ यू आर अ डायरेक्टर और KMP फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स इन लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि किसी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और ऐसी कंट्री है वो विच इज अ मेंबर ऑफ FATF, ठीक है। कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर बनी है पर उसका पेड अप कैपिटल कम से कम $2 मिलियन है, ठीक है। कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लाइक LIC। तो अगर आप ऐसे कंपनीज में या ऐसे कॉर्पोरेशंस में 3 साल या उससे ज़्यादा KMP या डायरेक्टर रहे हो तो आप एग्जेम्प्ट हो। अगर आप 3 साल या उससे ज़्यादा रहे हो ऐसे एम्प्लॉयमेंट में विच इज इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और अबव इन द मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, तो भी क्या है, आप एग्जेम्प्ट हो, ठीक है। अगर आपने 3 साल या उससे ज्यादा सर्व किया इन द पे स्केल ऑफ चीफ मैनेजर और अबव इन SEBI, RBI, IRDA, PFRDA, तो भी आप एग्जेम्प्ट हो। या फिर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस में है एज एन एडवोकेट या CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, तो आप एग्जेम्प्ट हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। Section 151 स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, नॉट मैंडेटरी। ना तो लिस्टेड कंपनी में भी मैंडेटरी नहीं है कि भैया तुमको अपॉइंट करना ही करना है, नहीं। स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है? छोटे छोटे शेयर होल्डर्स जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा लगा है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 के अंदर अंदर, नॉट मोर देन 20,000। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब वो शेयर होल्डर जिनके पास फेस वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 है, ठीक है। मैम स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, यार देखो जब भी कभी भी कोई फैसला लेना होगा ना तो क्या होता है ना, जो मेजॉरिटी होती है वही लेती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, जैसे हमारे पास अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ध्यान में रख के बना हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि हमारा भी एक रिप्रेजेंटेटिव मैंडेटरी हो, मतलब हम चाहते ही नहीं कि आप वोट भी करो उसमें। वहाँ पे तो वोटिंग का मेथड अलग था ना, यहाँ पे बोला जा रहा है हम चाहते ही नहीं कि वोट करें, सिर्फ और सिर्फ जितने स्मॉल शेयर होल्डर्स है ना हम वोट करेंगे और हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे।
विच इज़ नॉट मैंडेटरी। पर लिस्टेड कंपनी को अगर लगता है यार स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है ना उनकी कंसर्न्स तो हमें पता ही नहीं चल पाती हैं, तो लिस्टेड कंपनी अपनी मर्जी से भी ये काम कर सकती है या फिर उनको नोटिस दी। किसने नोटिस दी? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ सच स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। ठीक है, नोटिस में वो क्या लिखते हैं, ये हमारे तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, सो प्रपोज्ड रिप्रेजेंटेटिव, प्रपोज्ड एसएसडी, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, इसका ये नाम है, इसका ये डिटेल्स हैं और इसका ये शेयर्स ये होल्ड करता है। अब हो सकता है जिस कैंडिडेट को हम प्रपोज कर रहे हैं वो शेयर्स होल्ड करता ही नहीं हो, मतलब अ नॉन शेयर होल्डर कैन ऑल्सो बी एसएसटी, यस। तो फिर उनके शेयर्स के लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो आप स्मॉल शेयर होल्डर्स, आप अपना नोटिस देते हो 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग अंडर योर सिग्नेचर, स्पेसिफाइंग कि ये नाम है, ये एड्रेस है, ये शेयर्स हैं उस प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के, और वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट अलोंग विद दिस नोटिस एक स्टेटमेंट देता है जिसमें वो बताता है कि ये मेरा डन है, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर एंड आई गिव माई कंसेंट। ठीक है, ओके। नाउ तो अगर ये आता है तो लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, एक बंदे को इलेक्ट करेगी एज एसएसडी। ये इलेक्शन कैसे होगा, सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, इट्स लाइक अ क्लास मीटिंग, राइट, एंड दे इलेक्ट समबडी। ओके, नाउ एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दिस इज अ डिबेटेबल थिंग। ठीक है, कि क्या स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाएगा? देखो, अब जब हम बोलते हैं कि आपको नोटिस देनी है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, आपके पास डिन होना चाहिए, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए टू बिकम अ डायरेक्टर। हम ये तो नहीं बोलते कि आपको क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस आप मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये भी बताओ। तो आइडियली small shareholders director should not be considered as an independent director unless he meets the criteria of independence, क्योंकि कहीं ना कहीं वो small shareholders को represent करने आ रहा है, उनके हित में ज़्यादा बातें करेगा। ठीक है, एक अनबाइस्ड एकदम क्लियर एक्सपर्ट वाली चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं कम लगती है। बट हैविंग सेड दैट, लिखा हुआ है क्लियरली एक्ट में कि अगर आप क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस मीट नहीं करोगे तो आपको वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। और दूसरी चीज ये लिखी हुई है कि सच डायरेक्टर हैज टू बी और शैल बी, इट्स नॉट मे बी, शैल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू हिज बीइंग एलिजिबल अंडर सेक्शन 149(6) एंड गिविंग अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, अगर आप क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस मीट करके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी दे रहे हो तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा, और अगर आप क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस में मीट नहीं करोगे यू हैव टू वेकेट। ठीक है, नाउ एसएसडी, और बाकी मैंने आपको फुल क्लैरिटी दी थी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा आपको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, चलो, अब ये स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं फॉर 3 years, ये रोटेट नहीं होते हैं, बट दे कैन बी रिमूव्ड। ओके, आफ्टर एक्सपायरी ये अपॉइंट नहीं होंगे अगले 3 साल के लिए, मतलब 3 साल अपॉइंट हुए, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड, फिर 3 साल अपॉइंट हुए, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड, ऐसे चल सकता है। ठीक है, आप एक समय में मैक्सिमम 2 कंपनीज में एसएसडी हो सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, दैट टू जो सेकेंड कंपनी होगी इट शुड नॉट बी इन कंपीटिंग बिजनेस विद द फर्स्ट कंपनी। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। ओके, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक जो और है वो है हमारा रजिस्टर जो इस एक्ट में मेंटेन होते हैं। तो फॉर द एंटायर कंपनीज एक्ट हम बहुत सारे रजिस्टर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स सेक्शन 54, ठीक है, बायबैक जो सिक्योरिटीज़ आप बायबैक करते हो उसका रजिस्टर मेंटेन करते हो सेक्शन 68, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, राइट। और उसके बाद हमने देखा है कि हम रजिस्टर मिनट्स मेंटेन करते हैं, हम एनुअल रिटर्न की कॉपीज़ मेंटेन करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं सेक्शन 128 में, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाते हैं इफ़ नीड बी। यहाँ पे सेक्शन 170 में हम रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स और केएमपी बनाते हैं, फिर आगे भी आप बहुत सारे रजिस्टर्स पढ़ोगे। सो दैट इज द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, चलो।